हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो हमारी सीरीज का जो अब अगला चैप्टर है वो कौन है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब है, जैसे मान लो कोई भी तार है, उस तार में से अगर विद्युत धारा प्रवाह कर रही है तो वो तार क्या करेगा, अपने आप अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेती है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का देखो, क्या है यहाँ पर चुंबक दे रखा है कि चुंबक क्या होता है। तो देखो, चुंबक क्या होता है? एक पदार्थ होता है जो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है और लोहा या लोहा युक्त वस्तु जैसे निकल है, कोबाल्ट है, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? चुंबक। अब चुंबक के मेनली दो ध्रुव होते हैं। कौन से? देखो, उत्तरी ध्रुव और कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं एन और एस, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखो, अगर दोनों ध्रुव समान है तो चुंबक क्या करेगी? एक दूसरे को प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब धक्का देगी। कब? जब दोनों ध्रुव क्या है? समान। और दोनों ध्रुव अगर अलग अलग है, असमान है, तो चुंबक एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षण। देखो, जैसे समान ध्रुव, इसका दो चुंबक है, एक वन और एक ये रही हमारे पास दूसरी। अब इसका भी साउथ पोल और इसका भी, तो ये दोनों ध्रुव समान है तो एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षण। लेकिन अगर देखो, इस चुंबक, पहली वाली चुंबक का क्या है? साउथ, दूसरी वाले का क्या है? नॉर्थ। तो देखो, ये दोनों ध्रुव क्या है? अलग अलग, तो एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। अब देखो, कोई भी छड़ चुंबक है, मान लो कोई भी छड़ चुंबक को आप अगर स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हो तो वो सदैव किस तरफ ठहरेगी? उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ठहरती है। तो यही है, किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने का वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। फिर हमारा अगला है उत्तरोमुखी ध्रुव। तो उत्तरोमुखी ध्रुव क्या होता है? जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करे उसे क्या बोलेंगे? उत्तरोमुखी ध्रुव। और जो दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करे उसे क्या बोलते हैं हम? दक्षिण मुखी ध्रुव। अब यहाँ पर देखो, ये जो पहली चुंबक है और ये दूसरी, इसको बोलते हैं हम छड़ चुंबक और इसको बोलते हैं अश्वनाल चुंबक। छड़ चुंबक में देखो, मान लो ये छड़ चुंबक को आप अगर बीच में से इसे कट कर दो, तो बीच में से कट, मान लो ये छड़ चुंबक है, इसको मैंने बीच में से कट किया, तो ऐसा नहीं कि साउथ और नॉर्थ अलग हो जाएंगे, नहीं, जो कट किए हुए वाले भाग है उसमें भी ये पोल आ जाएंगे। जैसे इसमें देखो, मैंने इसको बीच में से ऐसे कट कर दिया तो अब इससे दो बनी, तो इसमें भी क्या आ जाएंगे? आपके नॉर्थ और साउथ, इसमें भी क्या हो जाएंगे? नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे आ जाएंगे। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, दिक्सूचक सुई क्या होती है? यानी कि एक दिक्सूचक के अंदर लगी हुई थी, ये भी क्या होती है? एक छड़ चुंबक की तरह होती है ना, जो कि उत्तर की तरफ और दक्षिण दिशा की तरफ ठहरती है। ये देखो, जैसे हमारे पास क्या है? एक दिक्सूचक है ना, इसके अंदर ये जो सुई होती है इसको क्या बोलते हैं? दिक्सूचक सुई बोलते हैं, जो कि एक मैग्नेट की बनी होती है, चुंबक की बनी होती है। ये ऐसी, और ये कैसी होती है? छड़ चुंबक की ही तरह सुई होती है और उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ इंगित करती है। फिर ऑरेस्टेट का कथन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था एक्सपेरिमेंट करके, है ना, कि जो भी तार है उस तार में से अगर करंट बह रही है तो वो अपने चारों तरफ क्या बना लेती है? आपके चुंबक के क्षेत्र। ये बताने वाला कौन था? ऑरेस्टेट का ही कथन। अब देखो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक एक्स वाई तार लिया। क्या किया? एक्स वाई तार लिया। एक्स वाई तार लिया और फिर उसमें से क्या प्रवाहित करवा दी? विद्युत धारा को प्रवाहित करवा दी। और इसके पास देखो, ये क्या है? ऐसे समझिए, एक गत्ता, एक हार्डबोर्ड लिया और उसके अंदर ऐसे तार को निकाल लिया, फिर यहाँ पर क्या रख दिया? दिक्सूचक सुई पूरा, और इक्विपमेंट को पूरा कंप्लीट किया और उसमें से क्या भाई? करंट। और यहाँ पर क्या है हमारा? दिक्सूचक सुई। अब जैसे ही तार में से करंट गई, जैसे ही प्रवाह हुआ करंट का, तो उस दिक्सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर देखो, कोई भी एक मैग्नेट कब रिफ्लेक्ट होगी, कब विक्षेप होगी? जब दूसरी चुंबक उसके पास होगी। लेकिन उन्होंने देखा यहाँ पर जैसे ही उस कंपास में विक्षेप उत्पन्न हुआ, विक्षेप का मतलब हिलना डुलना, तो उन्होंने देखा यहाँ तो आसपास कोई चुंबक ही नहीं है, तो फिर इसमें विक्षेप कैसे हुआ? है ना भाई, यहाँ रखी हुई थी, पूरे एक्स वाई तार लिया, यहाँ दिक्सूचक रखा, फिर करंट प्रवाह करवाई और इसके पास में क्या रख दिया? दिक्सूचक रख दिया। जैसे ही करंट का फ्लो हुआ तो ये सुई विक्षेप होने लगे, हिलने डुलने लग गई। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ एक मैग्नेट, एक चुंबक तब भी क्या होती है? विक्षेप, जब दूसरी चुंबक को, है ना, जैसे ये दो है। लेकिन यहाँ तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस दिक्सूचक में तो है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर मैग्नेट नहीं है, चुंबक नहीं है। तो इन्होंने फिर एक निष्कर्ष दिया कि कोई भी तार, है ना, क्या कहता है, कोई चालक में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो अपने चारों तरफ क्या बना लेती है? एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेती है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? देखो, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव कर सकते हैं,
है ना, उस चुंबक के बल का अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दो मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम उसके बल का अनुभव कर सकते हैं। जैसे ये मान लो मैग्नेट है, इसको पहले मैं यहाँ रखता हूँ, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी, या है ना, यहाँ रखते हैं फिर भी कर लेगी, यहाँ रखते हैं फिर भी कर लेगी, यहाँ करते हैं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर नहीं करे, इसका मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है, इतना ही, इतना यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है, जहां पर उसके बल को हम अनुभव कर सकते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसको किससे लिखते हैं, तो बी से, और कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या है, टेस्ला, ये क्या है, इसका मात्रक है। अब देखो सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो देखो क्या होता है इसमें कि यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको क्या, एक चुंबक चाहिए इसके लिए, और एक पेपर चाहिए, और एक क्या चाहिए, लोहे का बुरादा। ठीक है, एक पेपर, एक आपको, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक पेपर है, और एक क्या चाहिए, चुंबक चाहिए और लोहे का बुरादा। तो क्या करना, आपको इस चुंबक को यहाँ ऐसे रखना है, फिर इसके ऊपर ये ऐसे पेपर को रखना है, और लोहे का बुरादा इसके ऊपर रखना है। तो आप देखोगे कि जो चुंबक का जो बुरादा, सॉरी, लोहे का जो बुरादा है, वो इस पैटर्न में व्यवस्थित हो गया, इसके चारों तरफ इस पैटर्न में क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। तो आपने देखा कि ये कैसे हुआ, कि इस तरीके से कैसे व्यवस्थित हो गया, क्या यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है क्या, जो इसको, नहीं, यहाँ पर जो होती है कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है, वो रेखाएं क्या करती है, इनको इस पैटर्न में व्यवस्थित करती है, क्योंकि वो रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है, काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित, या सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित करती है काल्पनिक रेखाएं। तो अब देखो यहाँ पर, जैसे ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, जो किसी भी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ये चारों तरफ। अब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की विशेषता क्या होती है, देखो कोई भी चुंबक है, उस चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, जो चुंबक के बाहर क्या होता है, ये उत्तर ध्रुव से निकलती है क्षेत्र रेखा, और दक्षिण में जाती है। चुंबक के बाहर की बात कर रहे हैं, उत्तर से निकलेगी और दक्षिण में जाएगी, और चुंबक के भीतर क्या होता है, वो दक्षिण से निकलेगी और उत्तर की तरफ जाएगी, भीतर। तो यहाँ पर देखो, अगर भीतर की बात करें तो ये क्या होगी, दक्षिण से आएगी और उत्तर से निकलेगी चुंबक के भीतर। इसी देखो, अब ये पूरी, जब देखो इधर से आ रही है, इधर, फिर इधर, ऐसे पूरा देखो क्या बन रही है, वक्र बन रहा है। इसीलिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, एक बंद वक्र का निर्माण करती है। फिर याद रखना, कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ये जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और पेपर में पूछा जाता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती क्यों नहीं है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या होगी, दो दिशाएं बताएगा दिक्सूचक को ले जाने की, जो कि संभव नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक चुंबक है, और इससे एक निकल रही है, और ऐसे, और ये इसको ऐसे काटेगी नहीं। क्यों, अगर यहाँ पर इस प्रतिच्छेद बिंदु पर अगर हम दिक्सूचक लेके जाएंगे, तो वहां पर वो दो दिशाएं बताएगा, जो कि संभव नहीं है। फिर देखो, क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं, ये हमारी क्षण चुंबक है, तो इसके चारों तरफ जो चुंबक के क्षेत्र बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है, एन से निकलेगी एस में, बाहर, चुंबक के बाहर क्या होते हैं, एन से एस की तरफ, चुंबक के बाहर क्या होता है, एन से एस की तरफ, और चुंबक के अंदर एस से एन की तरफ। तो कुछ ये भी पेपर में 1 नंबर का पूछे जाने वाला है कि क्षण चुंबक के चारों तरफ चुंबक के क्षेत्र का निर्माण, तो ये आपका ऐसा इस तरीके से बनेगा। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, कि आपके किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो, धारावाही कोई भी चालक है, उसके कारण हमें देखना है चुंबकीय क्षेत्र कैसा है। तो इसमें एक आपको सिंपल से, कि जो चुंबकीय, जो आप दो तरीके से देखो, एक बार इसमें धारा किधर जा रही है, आपके इधर से इधर, एक बार धारा क्या उल्टी कर दी, यानी कि धारा एक बार किधर जा रही है, उत्तर से किधर आ रही है, आपके दक्षिण की ओर। इसमें धारा क्या जा रही है, आपके दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अब हमें देखना है कि सुई का जो विक्षेप है हो रहा है, वो किस तरफ हो रहा है, पूर्व की तरफ हो रहा है या पश्चिम की तरफ हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखनी, स्नो, SNOW, स्नो। एस का मतलब दक्षिण, यानी साउथ, नॉर्थ, ओवर और वेस्ट। तो देखो, एस का मतलब हो गया दक्षिण, एन का मतलब क्या हो गया, उत्तर, ओ का मतलब ओवर मतलब ऊपर, और वेस्ट मतलब पश्चिम। अब देखो, अगर धारा की दिशा क्या है आपकी,
उत्तर से सॉरी दक्षिण से क्या है आपके उत्तर की तरफ है, क्या है दक्षिण से उत्तर की तरफ। देखो आप ये पहले आपको एक सिंबल पढ़ना, यहाँ पर क्या होता है एन, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब देखो इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर तो धारा क्या आ रही है उत्तर, ऊपर ही तो होगा एन और नीचे क्या होगा एस होगा, तो धारा ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है। इसमें अगर आप देखोगे धारा किधर जा रही है, दक्षिण से ऊपर की तरफ मतलब उत्तर की तरफ, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि दक्षिण से आपकी किधर जा रही है उत्तर की तरफ, यानी कि धारा किधर है ऊपर की तरफ। यानी कि जब दक्षिण से उत्तर की तरफ है धारा तो ओवर ओवर मतलब ऊपर ही तो होगी, तो जो हमारी सुई वो किस तरफ विक्षेपित दिखाएगी, पश्चिम की तरफ विक्षेप दिखाएगी, पश्चिम की तरफ विक्षेप। कब, जब उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर का मतलब धारा ऊपर है। और अगर हम इसका उल्टा कर दे, धारा क्या है, अगर मान लो उत्तर से दक्षिण की तरफ हो तो सुई किस तरफ मुड़ेगी, आपके पूर्व की तरफ मुड़ जाएगी। अब देखो अगला हमें ये चेक करना कि आपको एक दे रखा है कि कोई भी सीधा चालक तार है, उस सीधे चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो यहाँ पर ये देखो चित्र दे रखा है आपको, एक हार्डबोर्ड एक ऐसा कुछ दे रखा है। अब इसमें क्या होता है देखो, इसको क्या किया ऐसे और इसमें से इसको तार को ऐसे पिरो दिया, फिर क्या किया लोहे के जो या आपके चूर्ण है उसको यहाँ बिखरेगा। तो जैसे ही बिखरते हैं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर ये आपको एक सेटअप दे रखा है, यहाँ पर ये वायर है, मान लो ये वायर इसमें से बोर्ड में से जा रहा है और यहाँ पर एक लोहे का चूर्ण रख देते हैं और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो देखो ये कुछ पैटर्न में जमा होना स्टार्ट हो गया, एक सर्कल के रूप में, वृत्तों के रूप में जमा। देखो क्या होता है जब भी हम किसी चालक में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो अब होगा क्या, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया तो इसमें यहाँ पर जो कैसा बनेगा, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बनेगा। कैसा, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो। तो जैसे किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो वह अपने चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा, सकेंद्रीय वृत्तों में। पूछा भी जाता है सीधे चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पैटर्न में होता है, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। तो देखो जैसे ही चालक में धारा प्रवाहित करवाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये तो हमने पढ़ चुका है। और ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, इस तरीके से होगा, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा, ऐसे इस तरीके से। और फिर क्या कह रहा है, जैसे जैसे चालक से दूर जाते हैं वृत्तों का साइज बड़ा होता जाता है। आप खुद देखो, जैसे मान लो ये चालक है तो इस चालक में देखो पहले यहाँ वृत्त कैसा था, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे चालक से दूर जाते हैं, मान लो ये चालक है, पहले ये वृत्त बना, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, यानी कि वृत्त का साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा। कब होता जा रहा है बड़ा, जब हम चालक से दूर की तरफ जाते हैं तो उन वृत्तों का साइज बड़ा होता जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। देखो अगर जितनी ज्यादा धारा उतना ही प्रबल क्या होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, और धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, कम होगा। धारा का मान घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान क्या होगा, घटेगा। अब चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। कैसे, मान लो ये चालक है तो यहाँ ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, फिर थोड़ा और जाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा और जाएंगे तो कम होगा। कहने का मतलब इस चालक से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम, है ना। फिर देखिए और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। फिर धारा की दिशा पलटते हैं, मान लो आपने धारा की दिशा पलट दी तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा पलट जाती है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो हमारा अगला है वो कौन सा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि राइट हैंड थंब रूल, या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इसमें क्या होता है देखो, जो अंगूठा होता है वो किस तरह, आपको कोई भी चालक तार लेना सीधा, तो आपका जो अंगूठा है वो किस तरफ होना चाहिए, धारा की दिशा में। अंगूठा किस तरफ, धारा की दिशा में। तार को ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठा किस तरफ होना चाहिए, धारा की दिशा में। मान लो धारा ऊपर है तो अंगूठा ऊपर, और धारा नीचे तो अंगूठा नीचे। और ऐसे पकड़ेंगे तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। तो आपकी जो लिपटी हुई तार की तरफ जो लिपटी हुई अंगुली है वो किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। तो यह नियम क्या होता है कि किसी भी चालक को इस प्रकार पकड़िए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या, अंगूठा कहाँ होना चाहिए आपको, धारा की दिशा में, और लिपटी हुई अंगुलियां कहाँ होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी।
उस तरफ ये लिपट जाएगी, किस तरफ, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ क्या है देखो, किसी सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अगला क्या है देखो, विद्युत धारा के वृत्ताकार पास के कारण। अब वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखना है कैसे, जैसे मान लो आपने कोई भी वायर लिया है ना, उस वायर को क्या करना है आपको, ऐसे मोड़ देना, उस तार को क्या करना है, इस प्रकार से मोड़ देना। ऐसा जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं, वृत्ताकार पास। तो इसमें अब हमें क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र देखना है इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये एक आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या किया है कि ये तार लिया, इस तार को क्या किया उसने, इधर से एक छेद किया और इधर से ऐसे छेद किया, तो ऐसे वो तार क्या हुआ, ऐसे अंदर आ जाएगा इस तरीके से। तार आपका किस तरीके से अंदर आएगा, एक एक छेद इधर करेंगे और इधर करेंगे तो तार कुछ ऐसे आपका दिखने लग जाएगा। फिर नीचे बैटरी वगैरह सर्किट को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो देखो इस तार के अंदर क्या होता है, इसको क्या किया, बोर्ड है और एक तार छेद यहाँ किया और इसके अंदर से तार को ऐसे, फिर बैटरी से। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो तार है इसके कॉर्नर पर, यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो कैसा है, सकेंद्रीय। हम बात करनी है यहाँ सेंटर, यहाँ पर इसका क्या है, सेंटर। यहाँ पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है। यहाँ पर तो कैसा बन रहा है, सकेंद्रीय वृत्तों के, तार के आसपास है ना, दोनों एंड्स पर कैसे बन रहा है, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। लेकिन यहाँ कैसे बन रहा है आपके, यहाँ पता करना है, एकदम जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो सरल रेखा के रूप में बनता है। तो सबसे पहले देखो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, तार को मोड़कर क्या बनाएंगे, लूप। फिर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ये पता है। फिर देखो चालक से जैसे दूर जाते हैं तो हमें पता है कि वो वृत्तों का साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र सरल रेखा जैसा प्रतीत होता है। देखो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, सरल रेखा। तो आपसे यही से प्रश्न पूछा जाता है कि वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रफल कैसा होता है, तो कैसा होता है, सरल रेखा। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। फिर देखो, और पास के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो एक ही दिशा में होती है। मेन पॉइंट अपना ये है। इसमें अगर पूछे तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि तार को मोड़ के लूप बनाएंगे, धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और सकेंद्र रूप में होगा। किनारों पर कहाँ होगा, सकेंद्र, लेकिन यहाँ केंद्र पर कैसा होगा, सरल रेखा जैसा। बुक में आपको ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा होगा, तो यहाँ तक इसको आप नोट कीजिए। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण। अब किसमें देखना है, अब मान लो आपके पास परिनालिका है, उसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं परिनालिका क्या होती है। देखो कोई भी एक ऐसे खोखला बेलनाकार आकृति होती है, मान लो मेरे पास ये खोखला बेलन जैसी आकृति है। अब इसके ऊपर क्या है, तांबे के बहुत से तार को ऐसे लपेट दिया जाता है। अब जो बन के तैयार होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, ये एक बेलन जैसी खोखलाकार आकृति है। अब इस पर क्या करेंगे, बहुत से ऐसे तार को ऐसे लपेट देंगे, तो ऐसे जो बन के आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये एकदम क्या करती है, देखो सबसे ये आपके पास ये डायग्राम ये रहा। फिर देखो परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो देखो एकदम छड़ चुंबक की तरह, इसीलिए परिनालिका में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। परिनालिका में किसकी तरह व्यवहार करेगी, छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। इसीलिए इसका जो एक सिरा है वो कैसा होगा, उत्तरी, और एक कैसा होगा, दक्षिण वाला। फिर परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर रेखाओं की भांति होती है। परिनालिका के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसी होती है, भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, समांतर रेखाओं की तरह। इसको याद रखना है पॉइंट। फिर परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान। यानी कि देखो मान लो परिनालिका, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक समान। इसीलिए इससे जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब अगली है विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, कोई भी परिनालिका है, उस परिनालिका के भीतर क्या बनेगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। और जब हम उसके अंदर क्या रख देते हैं, नर्म लोहे को रख देते हैं, तो ऐसी जो नर्म लोहे से उसके प्रभाव के कारण नर्म लोहे में क्या आएगा, चुंबकत्व के गुण। और ऐसी जो चुंबक बनती है उसको विद्युत चुंबक कहते हैं। देखो क्या है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को कहाँ रख देंगे, उस
नलिका के भीतर रख देंगे तो इससे चुंबक बनाने में किया जाता है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, चुंबक के क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, मान लो आप कोई चुंबक है, मान लेते हैं ये चुंबक है, इस चुंबक के अंदर हम कोई चालक है, ये इस चालक को लेके आ रहे हैं, इसके क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, तो उस पर क्या बल लगेगा ये हमें निकालना। देखो यहाँ पर ये क्या है, आपको चुंबक दे रखी है और इसके अंदर यहाँ पर एक आपके एल्यूमिनियम की छड़ है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस चुंबक के यहाँ पर ये चुंबक है तो इसके क्षेत्र में हम इस चालकों को लेके आना है, तो इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। कैसे, जैसे देखो मान लो एल्यूमिनियम है, अभी अगर हम इस चुंबक के पास लेके जाएंगे तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसमें विद्युत धारा को क्या करेंगे, प्रवाहित करवाएंगे, तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हमें पता है कि उसके चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो उस क्षेत्र के कारण ये जो आपकी छड़ है वो विचलित होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि विस्थापित हिलना डुलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों भी, क्योंकि जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक जो इस धारा है, धारा के चारों तरफ क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र। उस क्षेत्र के कारण ये जो आपकी रॉड है, ये छड़ है, ये क्या हो जाएगी, विचलित होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमें यही कह रहा है कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये चुंबक की बात कर रहा है, उस चुंबक के क्षेत्र में हम क्या लेके आ रहे हैं, चालक। चालक मतलब एल्यूमिनियम का ये है, यहाँ पर एल्यूमिनियम इससे विचलित नहीं होता है, कब, जब धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जब किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, बाह्य मतलब ये आपके चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका चालक है, ये इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, बाह्य। जब इस चालक को इसके क्षेत्र में रखा जाता है तो इस चालक पर कोई ना कोई बल लगता है ना, क्या लगता है, कोई ना कोई बल लगता है। उस बल के कारण ये चालक विस्थापित मतलब हिलने डुलने स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम धारा को उत्क्रमित कर दे, धारा को उत्क्रमित का मतलब उल्टा कर दे, तो क्या होगा, बल की दिशा है वो भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जब धारा को बदलेंगे तो बल की भी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो ये आरोपित बल है इसकी दिशा किस पर निर्भर करती है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर और धारा की दिशा पर निर्भर करती है। मतलब इस छड़ पर जो बल लग रहा है वो बल किस पर निर्भर कर रहा है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है उस पर निर्भर कर रहा है, और एक धारा की दिशा क्या है उस तरफ, उस पर निर्भर कर रहा है। फिर देखो अगला क्या पॉइंट क्या है, धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब विस्थापन अधिक होता है। ये कह रहा है जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, मान लो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये क्या है, धारा। जब ये कहना चाह रहा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तब बल क्या होगा, अत्यधिक लगेगा या अत्यधिक विस्थापन होगा। फिर इस बल को हम किससे, ये जो छड़ है, इस छड़ पर जो बल लग रहा है वो हम किससे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा उसको निकाल सकते हैं। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हमारा जो अगला है वो कौन सा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है। देखो जो हमारी, देखो तीनों अंगुली है कौन सी, एक तो आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीन अंगुलियों को लेना है। कौन कौन सी, आपकी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। अब ये तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। जैसे ये अंगूठा है, तर्जनी है और मध्यमा, ये तीनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत, ऐसे इस तरीके से। देखो ये आपस में क्या है, लंबवत, ये आपस में लंबवत है, तो ये भी आपस में क्या है, लंबवत, और तो ये भी आपस में क्या होंगे, लंबवत, इस तरीके से होनी चाहिए। ये क्या, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या होगा, जो हमारी तर्जनी अंगुली है, तर्जनी अंगुली वो क्या बताएगी आपके विद्युत धारा को, और सॉरी चुंबक के क्षेत्र को, और जो मध्यमा है वो किसको बताएगी, विद्युत धारा को। तो अंगूठा किसको बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। तो आपको कोई भी धारावाही में इस प्रकार पकड़ना है कि आपकी देखो तर्जनी अंगुली किस तरफ होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा किधर बताएगी, धारा की दिशा को, और अंगूठा किसको बताएगा, बल की दिशा को। तो पहले तीनों को एक दूसरे को लंबवत रखना है, तीनों को एक दूसरे को क्या रखा, लंबवत, ऐसे इस तरीके से, ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, और ये भी इसके क्या है, लंबवत। तो जो आपकी तर्जनी अंगुली है वो यानी कि ये आप किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये मध्यमा जो है वो किसको बताएगी, धारा को। तो ये अंगूठा किसको बताएगा, बल की दिशा को। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एफ बी आई, इस तरीके से, एफ बी आई। एफ मतलब फोर्स, मतलब कौन, अंगूठा, ये रहा। फिर बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बी मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। एफ मतलब बल,
और आई मतलब करंट। तो एफ बी आई से भी इसको याद रख सकते हो। पहले एफ एफ बी एफ बी और आई, एफ बी आई, एफ बी आई। अब देखो इसमें एक उदाहरण से समझते हैं। ये आपको डायग्राम दे रखा है, तो इसमें देखो इस तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, नीचे। तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत, देखो इलेक्ट्रॉन की दिशा दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा के क्या होती है, धारा की दिशा होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन नीचे, तो धारा किसमें किधर होगी, इस तरफ, ऊपर की तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, तो यहाँ पर हम बल निकालते हैं कि किधर लगेगा, इस बोर्ड के अंदर लगेगा कि बोर्ड के बाहर। तो देखो हमें हमारे बाएं हाथ की अंगुली को ऐसे करना है, तीनों को ऐसे रखेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, इसको किधर, धारा की दिशा में। तो अंगूठा जिस तरफ जाएगा वो किसको बताएगा, बल को। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो इधर। और देखिए फिर आपकी आपके इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, और आपकी धारा की दिशा किधर है, आपके ऊपर की तरफ। तो हमारा जो बल है वो किधर आएगा, इसको ऐसे रखेंगे, ये किस तरफ हो गया, इस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ, ये तो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब जो बल है वो किधर लगेगा, बोर्ड से बाहर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ इसको याद रखे आप नियम बना सकते हो। फिर अगला है हमारा देखो घरेलू विद्युत परिपथ। इसमें 3 तार होते हैं, एक होता है लाल तार, काला तार और हरा तार। तो जो काला तार है, सॉरी पहले लाल तार की बात करते हैं, इसको विद्युन्मय तार भी बोलते हैं और इसको धनात्मक तार भी बोलते हैं, और काले तार को उदासीन तार भी और ऋणात्मक तार भी बोलते हैं, और हरे तार को क्या बोलते हैं, भू संपर्कित तार भी बोलते हैं। आपने देखा होगा ना आपके घरों में सॉकेट में कुछ ऐसे बना होता है, एक ऊपर होता है, फिर ऐसे होता है, और एक ऐसे। जो ऊपर वाला होता है ना वो भू संपर्कित वाला होता है। सॉकेट देखे ना आपने, उसमें ऊपर वाला क्या होता है, भू संपर्कित वाला होता है। और फिर देखिए यहाँ पर भूसंपर्क तार के बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे रंग के होता है, इस पे आवरण हरे रंग का होता है। और ये घरों में कहाँ लगा होता है, भूमि की गहराई में, भूमि की गहराई में धातु के साथ, धातु की जो प्लेटें है उसके साथ इसको लगा दिया जाता है भूमि के अंदर। फिर देखो इसका भू संपर्क तार किस किस में उपयोग किया जाता है, बहुत से उपकरण है, जैसे इस्त्री है, रेफ्रिजरेटर है, टोस्टर है, गीजर है, बहुत से उपकरण है उसमें उपयोग करते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो जब धारा का क्षरण होता है, मतलब धारा लीक करने लग जाए एक तरीके से, तो होगा क्या, ये जो आपके जो भी यूज कर रहे हो उसका विभव किसके विभव के बराबर हो जाए, साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है तीव्र विद्युत आघात से बचा रहता है, यानी कि वो एक तरीके से भूमि के अंदर चला जाएगा। एक तरीके से भूसंपर्क तार हमें सुरक्षित रखता है, किससे, आघात लगने से, है ना, बिजली का आघात लगने से सुरक्षित रखता है, क्योंकि जो भी करंट का क्षरण होगा वो कहाँ चला जाएगा, भूमि में, क्योंकि साधित्र का विभव किसके बराबर हो जाएगा, भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा, जिससे हम क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हमारा देखो अगला क्या है, लघु पतन, इसको शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। ये कब होता है, जब आपका विद्युन्मय तार और आपका भू संपर्क सॉरी उदासीन तार जो है, विद्युन्मय तार और उदासीन तार आपस में क्या आ जाते हैं, सीधे संपर्क में आ जाते हैं। तो इससे जो होता है, क्या होता है कि प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम, जीरो की तरफ, और धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। इसी कारण देखो शॉर्ट सर्किट होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा चिंगारियां निकलती है और आग लगने की संभावना होती है। फिर हमारा अगला अतिभारण। देखो अतिभारण क्या होता है, जब आपने देखो एक ही सॉकेट में बहुत से उपकरण लगा दो, मान लो एक सॉकेट है, उसमें आपने जो है फ्रिज का भी लगा दिया, टीवी का भी लगा दिया, तो वहां पर उस समय क्या होगा, अतिभारण हो जाता है, क्योंकि वहां पर उस पॉइंट पर उसकी क्षमता से, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हम क्या दे रहे हो, उसको विद्युत दे रहे हो। तो वही क्या होता है, अतिभारण। अतिभारण क्या होता है, जब किसी परिपथ में क्षमता से अधिक क्या देते हैं, विद्युत की आपूर्ति करते हैं। तो इससे क्या होगा, या अधिक उपकरण जोड़ दिए जाते हैं, एक ही जगह पर अधिक उपकरण जोड़ देते हैं। आपने घरों में देखा होगा ना कि एक ही सॉकेट है, एक ही प्लग है, उसमें आप मान लो ऐसे होता है ना, उसमें आपने फ्रिज को भी जोड़ दिया, टीवी को भी जोड़ दिया, तो वहां पर उसकी क्षमता से ज्यादा उसको हम क्या दे रहे हैं, विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे अतिभारण होता है। और अतिभारण में भी क्या होता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ तक हमने इसको समझा है, अतिभारण तक। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। धन्यवाद।